भारत अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निम्नलिखित में से किस देश की कंपनी के सहयोग से निर्मित करेगा? इसका करेक्ट आंसर है नॉर्वे। नॉर्वे की कंपनी के सहयोग से भारत अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत निर्मित करेगा। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने नॉर्वे की प्रमुख समुद्री प्रौद्योगिकी कंपनी कोंगवर्क्स के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। भारत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण करेगा। स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत यानी पोलर रिसर्च वेसल एक ऐसा जहाज है जो ध्रुवीय क्षेत्रों यानी उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों के पास और महासागरीय क्षेत्रों में अनुसंधान को समर्थन देता है, जिसे राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाता है। PRV भारत के ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान मिशनों को समर्थन देगा और भारत के मौजूदा 3 अनुसंधान स्टेशनों को भी मजबूती देगा, जिनमें शामिल है अंटार्कटिका में भारती और मैत्री और आर्कटिक में हिमाद्री। सागरमाला 2.0 के तहत भारत का लक्ष्य बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करके जहाज निर्माण, मरम्मत और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देकर वैश्विक समुद्री नेता बनना है। भारत का नॉर्वे के साथ सहयोग स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ावा देगा। यह भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों के अनुरूप है। स्पेन के प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित होने वाले खिलाड़ी कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सेरेना विलियम्स। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एथलीटों में से एक सेरेना विलियम्स को स्पेन का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड स्पोर्ट्स 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार खेल, कला, साहित्य और विज्ञान जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उत्कृष्टता और योगदान को मान्यता देता है। अमेरिकी टेनिस दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स उन चुनिंदा हस्तियों में शामिल हो गई हैं जिन्हें स्पेन का यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सेरेना विलियम्स का जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। इन्होंने 73 सिंगल टाइटल्स जीते, जिनमें 23 ग्रैंड स्लैम विजेता रहीं। 1999 में 17 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपना पहला ग्रैंड स्लैम US ओपन जीतकर विश्व टेनिस में अपनी योग्यता का दावा किया। इसके बाद 2012 में इन्होंने अपना पहला ओलंपिक सिंगल गोल्ड जीता और इसके अलावा 2017 में उन्होंने अपना 30वां ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतकर बिना कोई सेट हारे उन्होंने अपनी गर्भावस्था के बावजूद इस रिकॉर्ड में जीत हासिल की। यह रिकॉर्ड बनाने वाली वह सबसे उम्रदराज की ग्रैंड स्लैम विजेता बनी। 2022 में इन्होंने टेनिस से संन्यास की घोषणा की और इसके अलावा ये महिलाओं और अल्पसंख्यकों के नेतृत्व के लिए भी अपना योगदान देती रही हैं। लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के अंतर्गत लद्दाख की किन 2 भाषाओं को पहली बार आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई? इसका करेक्ट आंसर है भोटी और पुर्गी। लद्दाख की 2 भाषाओं भोटी और पुर्गी को पहली बार आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के अंतर्गत इसे मान्यता दी। अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति को विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। यह अधिकार जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 58 से प्राप्त हुआ है। इन दोनों भाषाओं के जुड़ने से अब लद्दाख में 5 औपचारिक भाषाएं हो गई हैं, जिनमें शामिल है उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, भोटी और पुर्गी। भोटी जो लद्दाख के लेह में बोली जाती है और पुर्गी कारगिल क्षेत्र में अधिकतर बोली जाती है। इन भाषाओं के आधिकारिक भाषा की मान्यता मिलने से लद्दाख की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने, स्थानीय सशक्तिकरण को बढ़ावा देने, समावेशी शासन को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ी पहल है। हाल ही में जारी बांग्लादेश की नई श्रृंखला के बैंक नोट्स में किसका चित्र नहीं होगा? इसका करेक्ट आंसर है शेख मुजीबुर रहमान। हाल ही में बांग्लादेश में जारी नई श्रृंखला के बैंक नोट से शेख मुजीबुर रहमान की छवि हटा दी गई है। यह फैसला बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस द्वारा किया गया है। इन नए नोटों पर बांग्लादेश के प्राकृतिक दृश्यों, पुरातात्विक स्थलों और बौद्ध एवं हिंदू मंदिरों को दर्शाया गया है। हालांकि शेख मुजीबुर रहमान की छवि वाले पुराने नोटों और सिक्कों को अभी प्रचलन में रखा गया है।
इसका अर्थ यह है कि यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है, ना कि एक तात्कालिक पूर्ण बदलाव। बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन और एक अंतरिम सलाहकार परिषद के कार्यभार संभालने के बाद यह राष्ट्रीय पहचान को अधिक समावेशी और तटस्थ बनाने का प्रयास बताया जा रहा है। इन नए बैंक नोटों को 1 जून 2025 को जारी किया गया था। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना और ग्रीन अडॉप्शन स्कीम हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य है यहाँ के बंजर और बेकार जंगलों को फिर से हरा भरा बनाकर यहाँ फलदार पेड़ पौधों का रोपण करना। इसके साथ ही राज्य की हरियाली को भी बढ़ावा देना है। स्थानीय लोगों की स्थिति में सुधार कर उनकी आर्थिक स्थिति को और अच्छा बनाने की योजना है। इन योजनाओं में सेल्फ हेल्प समूह और स्थानीय समूह को भी सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, इस योजना के तहत मुख्यमंत्री ने 2 महिला मंडलों को प्रमाण पत्र दिए हैं। यह दोनों महिला मंडल 2-2 हेक्टेयर वन भूमि पर पौधारोपण करेंगे और 5 वर्षों तक इनकी देखभाल भी सुनिश्चित करेंगे। इस योजना के तहत बंजर और क्षतिग्रस्त वन क्षेत्रों में फलदार पौधों का रोपण और हरित आवरण को बढ़ावा देना है। इस योजना से महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को जोड़कर लोगों को रोजगार और आय के अवसर भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ग्रीन अडॉप्शन योजना के तहत इसके पहले चरण में अंबुजा कंपनी को 25 हेक्टेयर, अडानी फाउंडेशन को 10 हेक्टेयर और अल्ट्राटेक को 10 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण और देखभाल सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए उन्हें प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। इस योजना के तहत निजी उद्यम, कंपनियों और गैर सरकारी संगठन बंजर वन भूमि को गोद लेने और वहां पौधारोपण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ कंपनियों को कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का अवसर भी प्रदान करती है। 2025 का फीबा महिला एशिया कप टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है चीन। 2025 का फीबा महिला एशिया कप टूर्नामेंट चीन के शेंजन में आयोजित किया जाएगा, जो 13 से 20 जुलाई 2025 तक खेला जाएगा। यह इसका 31वां संस्करण है और चीनी बास्केटबॉल की दिग्गज खिलाड़ी मियाओ लीजी को फीफा महिला एशिया कप 2025 का राजदूत बनाया गया है। फीफा महिला एशिया कप एक अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल टूर्नामेंट है, जिसका आयोजन इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन द्वारा किया जाता है। यह हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसे 2001 में एशियाई बास्केटबॉल परिसंघ चैंपियनशिप और 2015 में फीबा एशिया महिला कप के रूप में जाना जाता था। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए उम्मीद पोर्टल का संबंध इनमें से किससे है? इसका करेक्ट आंसर है वक्फ संपत्ति से। भारत सरकार द्वारा लॉन्च उम्मीद पोर्टल का संबंध वक्फ संपत्ति से है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल में सभी वक्फ संपत्तियों को जियो टैगिंग के बाद डिजिटल सूची तैयार करना शामिल है। सरकार ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों का गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग किया जा सके। उम्मीद केंद्रीय पोर्टल, जो एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 का संक्षिप्त रूप है, वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा।